गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में महादेव वर्मा से लिखित गद्य विधा रेखा चित्र जो है घीसा, उसका आगे का अध्ययन करेंगे। घीसा है तो एक रेखा चित्र, लेकिन कथा रस से सराबोर। महादेव वर्मा के अन्य रेखा चित्रों की तरह यहाँ भी एक अत्यंत साधारण जीवन से आए पात्र को, जिसके घर परिवार और जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे असाधारण कहा जा सके, अपनी रचना के केंद्र में रखती हैं। उस साधारण से प्रतीत होते जीवन के ऐसे मार्मिक प्रसंगों को वे अपनी रचना में उद्घाटित करती चलती हैं कि वह असाधारण से चमक उठता है। घीसा के जीवन के साथ भी यही होता है। एक बहुत ही गरीब ग्रामीण विधवा स्त्री जो निम्न जाति मतलब कोरी जाति की स्त्री है, निम्न जाति की भी है, और जिसके प्रति गांव में ना किसी की सहानुभूति है और ना ही दया भाव। वह स्त्री हर तरह के कष्ट उठाकर अपने और अपनी एकमात्र संतान घीसा का मेहनत मजूरी करते हुए पालन पोषण करती रहती है। उस स्त्री की इच्छा है कि उसकी संतान कुछ पढ़ लिख जाए, लेकिन गांव में पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में महादेव वर्मा पहुंचती है और बच्चों को पढ़ाने का निश्चय करती है। जिस गांव में पढ़ाई की सुविधा नहीं होती है, उस गांव में महादेव वर्मा जाती है। घीसा की माँ भी घीसा को लेकर पहुंची है, लेकिन गांव के लोग नहीं चाहते हैं कि घीसा उनके बच्चों के साथ पढ़े। उनके अनुसार घीसा एक बदचलन स्त्री का बेटा है और ऐसे बच्चे के साथ पढ़ने से उनके बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा। घीसा की माँ की बदचलनी का सबूत यह था कि घीसा का जन्म अपने पिता की मृत्यु होने के 6 माह बाद हुआ था। दूसरा सबूत यह था कि जाति बिरादरी के कायदे के अनुसार घीसा की माँ को पुनर्विवाह कर लेना चाहिए था, लेकिन वह शादी के ऐसे इच्छाओं को लौटा चुकी थी, क्योंकि स्वयं उसके अनुसार वह एक शेर की बीवी थी। अब किसी सियार के साथ कैसे बंध सकती हैं? इन दो बातों ने घीसा और उसकी माँ को गांव वालों के लिए अछूत बना दिया था और उनके चरित्र को लेकर तरह तरह की बातें की जाती थी। यहाँ तक कि उसे काम के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। उनके अपने गांव में उसे काम नहीं दिया जाता था, लेकिन वह स्वाभिमानी स्त्री न झुकने के लिए तैयार हुई और न बदलने के लिए। घीसा ऐसी माता का बेटा था और उसे अपनी माँ के कष्टों, घर के अभावों का ज्ञान था, इसीलिए उसमें विनम्रता और दृढ़ता एक साथ थी। उसमें एक सहज स्वाभाविक विनम्रता थी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बात पर कायम रह सकता था। दंगों के दौरान गुरुजी को शहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें खतरा है। पिछले साल दंगों में 2 मल्लाहों के साथ हुई दुर्घटना उसे अब भी याद थी, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि गुरुजी जान जोखिम में डालकर शहर जाए। अपनी इस बात से उसे डिगाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जब गुरुजी ने उसे बताया कि शहर में भी घीसा जैसे बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से दूर उनके आश्रय पर रहते हैं, और ऐसे वक्त अगर वह उनके पास नहीं हुई
तो क्या यह ठीक होगा? इस बात को सुनकर गीसा की सारी दृढ़ता क्षण भर में गायब हो जाती है। वह जानता है कि बच्चों को सभी गुरु जी की जरूरत है और उन्हें यहाँ रोकना भी किसी तरह उचित नहीं है। ऐसे कई प्रसंग गीसा के व्यक्तित्व को साधारणता से असाधारणता में रूपांतरित करते चलते हैं। रेखा चित्र का अंतिम प्रसंग एक तरह से गीसा के प्रेम, त्याग और गुरुभक्ति का अन्यतम उदाहरण है, अत्युत्तम उदाहरण माना जाता है। जब गीसा अपनी गुरुजी को विदाई के समय भेंट के रूप में देने के लिए अपना नया कुर्ता देकर उसके बदले में तरबूज लेकर आता है, महादेवी जानती थी कि गीसा की माँ की हैसियत ऐसी नहीं कि वह तरबूज खरीद सके। इसलिए उन्हें लगता है कि कहीं गीसा किसी के खेत से तो चुरा कर नहीं लाया। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता मालूम पड़ती है तो वह अंदर तक हिल जाती है। उस समय की अपनी मनस्थिति को इन शब्दों में बयान करती है। मतलब लेखिका के साथ यह घटना होती है, उस घटना को याद करते हुए वह रेखा चित्र के रूप में उसे रूपांतरित करती है। तो उस घटना को याद करते हुए महादेवी वर्मा लिखती हैं, और तब अपने स्नेह से प्रगल्भ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक से ही निश्चल हो रही। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। मतलब वह जो गीसा अपना नया कुर्ता बेचकर गुरुजी को दक्षिणा के रूप में देने के लिए वह तरबूज लेकर आता है और उसे गुरुजी को दक्षिणा के रूप में देता है, तब उसका वह तरबूज कैसे उसे मिला उसकी वह कहानी बताता है लेखिका को। तब लेखिका के मन में इस तरह की भावना उठती, उसका यहाँ पर अंकन किया गया। लेकिन इस अंत का चरम माने क्लाइमैक्स जो कहते हैं, लेकिन इस अंत का चरम उस अंतिम परिच्छेद में है, जब कुछ अंतिम परिच्छेद में लास्ट पैरा महीनों बाद महादेवी जी उस गांव में लौटती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि गीसा की मौत हो चुकी है। लेखिका यह तो नहीं बताती कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, यह बताने लायक साहस वह अपने में नहीं पाती, लेकिन उसका संकेत इस रूप में देती हैं कि उस छोटे जीवन का उपेक्षित अंत, नेग्लेक्टेड एंड, कैसे हुआ वह कभी भविष्य में बता पाएगी। छोटे जीवन के उपेक्षित अंत से स्पष्ट है कि गरीबी और सामाजिक उपेक्षा ने ही अंततः गीसा की जान ली होगी, जिसे स्वयं महादेवी वर्मा ने गीसा और उसकी माँ के जीवन में देखा था और जिसके कई चित्र इन्होंने रेखा चित्र में अंकित किए हैं। रेखा चित्र में संस्मरण और कहानी दोनों की विशेषताएं निहित होती हैं। रेखा चित्र गद्य की एक विधा है, इसमें क्या होता है, संस्मरण और उसके साथ साथ कहानी भी होती है। संस्मरण माने मेमोरी या याद करना, स्मरण करना। इस रेखा चित्र में भी हम इन दोनों विशेषताओं को देख सकते हैं। यह कहानी की तरह काल्पनिक कथानक पर आधारित नहीं है, और यहाँ जिस तरह की जो कथा वस्तु होती है यह कोई काल्पनिक कथा वस्तु नहीं, किसी से कही सुनी कथा वस्तु नहीं या कहानी नहीं, स्वयं भोगी हुई कहानी है। स्वयं के अनुभव को यहाँ पर कहानी के रूप में लेखिका चित्रित करती है। यह कहानी की तरह काल्पनिक कथानक पर आधारित नहीं है,
वरन महादेव जी के जीवन में आए सचमुच के लोगों से संबंधित रचना है। सचमुच माने रियली। गीसा कोई काल्पनिक पात्र नहीं है और ना ही गीसा माने वह उस औरत का लड़का जो है, लड़के का नाम है। गीसा कोई काल्पनिक मात्र नहीं है और ना ही वह गांव जहां जाकर महादेव वर्मा ने कुछ अवधि तक गरीब बच्चों को पढ़ाया था। गीसा उन्हीं में से एक था, लेकिन इस संस्मरण को उन्होंने संस्मरण की तरह नहीं बल्कि कहानी की तरह लिखा है। संस्मरण जो गद्य की विधा है, तो संस्मरण अलग प्रकार का जो होता है, कहानी अलग प्रकार की जो होती है, मगर इसे कहानी के रूप में लिखा गया। कहानी की तरह इसमें भी हम कथा वस्तु का आरंभ, विकास और अंत देख सकते हैं। कहानी के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, कथा वस्तु, आरंभ, अंत, इस तरह के जो कहानी के लक्षण होते हैं। इस रेखा चित्र में गीसा के जीवन के बारे में जो जानकारी दी गई है उतने तक ही रचनाकार ने अपने को सीमित रखा है। वह अनावश्यक विस्तार में नहीं गया और ना ही बाद में क्या हुआ उसे बताया है, जबकि संस्मरण के तौर पर वह इसे बता सकती थी, लेकिन तब रचना का प्रभाव कम हो सकता था, क्योंकि अंत में गीसा की मृत्यु होती है। मृत्यु का कारण क्या है वह बताते नहीं। अपने वर्तमान रूप में गीसा एक अविस्मरणीय रेखा चित्र बन गया है और उसका पात्र गीसा एक अविस्मरणीय पात्र है। गीसा में बहुत ही अधिक पात्र नहीं है। रेखा चित्र के केंद्र में स्वयं रचनाकार महादेव वर्मा है, जो गीसा के बारे में पाठकों को बता रही है। गीसा के बारे में कौन बताती है? स्वयं लेखिका पाठकों को, पाठकों माने रीडर्स, उसको उनको बताती है, माने कहानी बताने वाली स्वयं लेखिका। महादेव वर्मा के साथ उनकी नौकरानी बख्तिन, जो अब स्वयं महादेव जी के शब्दों में नौकरानी से अधिक उनकी अभिभाविक हो गई है। उसके बाद गांव के लोग और बच्चे, लेकिन इनमें से किसी का चरित्र स्वतंत्र रूप से नहीं उभरता। सिर्फ घीसा और उसकी माँ का ही चरित्र हमारे सामने आता है। पूरा रेखा चित्र घीसा पर केंद्रित है और उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं हमारे सामने विस्तार से उभर कर आती हैं। घीसा के माँ का चित्र भी कुछ हद तक उभरता है, जो किसी न किसी रूप में घीसा के जीवन और चरित्र को उभारने में सहायक बनता है। जहाँ तक लेखिका का सवाल है, वह स्वयं इस रेखा चित्र में मौजूद है। उन्हीं के माध्यम से गांव का पूरा चित्र, घीसा और गांव का पूरा चित्र हमारे सामने आता है। वे ही गांव में स्कूल खोलने का निर्णय लेती है। गांव वालों के विरोध के बावजूद घीसा को अपनी पाठशाला में पढ़ने की अनुमति देती हैं और उन्हीं के लिए घीसा बहुत कुछ ऐसे काम करता है जिससे घीसा के चरित्र के कई पहलू उजागर होते हैं। लेकिन रेखा चित्र का उद्देश्य सिर्फ घीसा के चरित्र को उभरना है, इसीलिए यहाँ हम घीसा के चरित्र पर ही विचार करेंगे। स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में बाकी जो भाग हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।